हम्म। ठीक है भाई। तो टोटल हमारे त्रिशी टोटल कितने प्रिंसिपल्स हो चुके? 10 हो चुके। यस। कौन कौन से हो, चल बताना शुरू कर। देख सब अपने आप याद आ जाएगा तेरे को। डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शाबाश। थर्ड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, वेरी गुड। रेमुनरेशन। रेमुनरेशन, वेरी गुड। ये तो चार। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। बिल्कुल सही, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, वेरी गुड। ऑर्डर और इनिशिएटिव, और एक और कौन सा हो गया? ऑर्डर, इनिशिएटिव, सबऑर्डिनेशन, जन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, 10 हो चुके, राइट। अब रह गए हमारे चार प्रिंसिपल्स। चार प्रिंसिपल जो हमारे रह गए हैं वो है 11, 12, 13, 14। इसमें है एक तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्केलर चेन, और रह गया एक और लास्ट प्रिंसिपल है, हाँ, इक्विटी। और उसके बाद एक और है, हाँ, टीम वर्क का। क्या है वो लास्ट वाला? एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, ये चार प्रिंसिपल रह गए। तो अब मैं सबसे पहले चलता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पे, राइट। सिंपल प्रिंसिपल एकदम। टेन्योर का क्या मतलब होता है पता है तेरे को? टेन्योर का मतलब होता है ड्यूरेशन, ठीक है। टेन्योर की, जैसे मैं बोलूं कि मैंने फलाना कंपनी में कितने साल तक काम किया, तो मेरी ड्यूरेशन, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फलाना कंपनी में आपका टेन्योर कितना था, राइट। टेन्योर मतलब आपने वहां पर कितने साल काम किया था। तेरा और मेरा एक साथ टेन्योर कितना था, तो हम बोलेंगे 2 साल। मैंने त्रिशी को पढ़ाया तो मेरा और त्रिशी का 2 साल का टेन्योर था, राइट, 2 साल का ड्यूरेशन था। और स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है ठहराव, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से मतलब है कि जब भी कोई बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, राइट, एम्प्लॉय, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहता है कि आप उसको थोड़ा समय दो, राइट। ये नहीं कि उसके ऊपर प्रेशर बना रखा है कि परफॉर्म करो वरना नौकरी से निकाल देंगे, राइट। तो उसको थोड़ा टाइम दो परफॉर्म करने का, उसको अपने आप को प्रूव करने का। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दो, राइट। ये नहीं कि बस गलती हो गई तो बिना सोचे समझे बस हायर एंड फायर का रूल कि भाई गलती हो गई निकाल दिया, 1 महीने तक आपकी रिजल्ट्स नहीं आए, काम सीखने नहीं दिया उसको, पहले ही निकाल दिया, राइट। तो आपको सामने वाले को उसका बिलीव जीतने के लिए, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय का बिलीव जीतने के लिए समय देना पड़ेगा और उसको परफॉर्म करने का मौका देना चाहिए, राइट। हायर एंड फायर का रूल नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है भाई? उसके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब कंपनी किसी को हायर करती है तो वो कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता, उसमें कंपनी का खर्चा लगता है, कंपनी का टाइम वेस्ट होता है। जैसे मान लो मेरे को एक पोजीशन के लिए एक बंदा चाहिए, अभी मान लो मेरे को एक साइंस का टीचर चाहिए, तो भाई मैं क्या करूंगा? पहले अखबार में ऐड छपवाऊंगा या कोई भी सोशल मीडिया पे ऐड छपवाऊंगा कि मुझे साइंस का टीचर चाहिए, उसके लिए खर्चा होगा, राइट। फिर जब कैंडिडेट्स आएंगे इंटरव्यू देने तो मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, उसमें मेरा टाइम जाएगा। मेरे को यहाँ पर एसी चला के बैठना पड़ेगा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मीटिंग रूम्स बुक करने पड़ते हैं, राइट। और तो और एक और बात बताता हूँ आपको, अगर कोई बाहर के शहर से आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आता है, ये रूल है, ये कॉर्पोरेट जगत का रूल है कि मान ले अगर तेरे को मुंबई जाना है इंटरव्यू देने, राइट, तेरे को किसी कंपनी से कॉल आई है, तो तेरे आने जाने का खर्चा वो कंपनी उठाती है, ना कि तू खुद उठाती है। आई बात समझ में? ये रूल होता है। तो अगर मैं किसी को हायर करूंगा और वो दिल्ली से यहाँ इंटरव्यू देने आ रहा है तो उसका आने जाने का खर्चा मुझे देना होता है, उसमें मेरा टाइम भी लगता है। और फिर इतना खर्चा और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अगर मैं बंदे को मौका भी ना दूं परफॉर्म करने का और उसे नौकरी से निकाल दूं,
तो कंपनी का जाहिर तौर पे नुकसान है, राइट। समझ में आई बात। और दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसके अंदर हमेशा एक डर ही बना रहता है, वो ना तो अपनी खुल के बात कह पाता, हर टाइम उसके अंदर परफॉर्मेंस का एक प्रेशर रहता है कि मुझे परफॉर्म करना है वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो वो वहां पर भी डिससेटिस्फेक्शन होती है। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है प्रिंसिपल का। इस प्रिंसिपल का एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैं एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर ना करूं और ज्यादा ही लीनियंट हो जाऊं उनके साथ, तो एम्प्लॉय वाले परफॉर्म करना ही छोड़ देंगे, राइट। वो कहेंगे यार नौकरी से तो निकालते नहीं है भाई, आज नहीं तो कल देखी जाएगी, कल नहीं तो परसों देखी जाएगी, तो उनके अंदर एक लेजीनेस आ जाती है। आई बात समझ में? Yes. ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, दोनों नाम है इसके, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, राइट। देखो क्या बोलता है प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सनल, राइट। कि प्रॉपर एफर्ट्स होने चाहिए किस चीज को अचीव करने के लिए, टू अचीव द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सनल। अभी कीवर्ड्स नोट करवाऊंगा, पहले सुनो जो मैंने बताया। Fayol was of the opinion of the view that employees should be selected and appointed after due and rigorous procedure। जो employees हैं वो due और rigorous procedure के बाद सिलेक्ट किए जाते हैं, राइट। Yes. जो मैंने अभी बताया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंपनी को। वंस सिलेक्टेड, अगर एक बारी कोई एम्प्लॉय सिलेक्टेड हो गया है, दे शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन फॉर अ मिनिमम पीरियड एंड मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट्स। तो उसको अपनी परफॉर्मेंस देने का रीजनेबल टाइम देना चाहिए। इन शॉर्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर होता है बेटा जब एम्प्लॉयज बार बार नौकरी छोड़ करके जाते हैं ना, तो उसको एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो कम से कम होना चाहिए, राइट। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकाली जाती है। अभी हम इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, 11वीं 12वीं में आगे चल के आप पढ़ोगे। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है आपने कितने एम्प्लॉयज इस साल हायर करे, उसमें से कितने छोड़ के चले गए, तो उसको एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं। तो ये रेशियो जितनी हाई होती है, इसका मतलब कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही कम है, राइट। और अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम होती है तो इसका मतलब लोग उधर कंपनी में खुश रहते हैं, कंपनी भी एम्प्लॉयज से खुश रहती है, और जो एक बार इस कंपनी में नौकरी करने लग जाता है उसकी नौकरी लंबी चलती है, राइट। Yes. तो एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, राइट। Yes. एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, सस्ते में काम कराना। अब अगर आपका एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होगा तो आपको बार बार खर्चा करना पड़ेगा, बार बार नया एम्प्लॉय लाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, फिर उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी कंपनी की। कॉन्टिन्यूअस चेंजेस विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज एंड दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इट ऑल्सो रेजेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, राइट। यही बातें बताई हैं सारी। Yes. So it is always in the interest of the enterprise that its trusted and experienced and trained employees do not leave the organization। तो ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात है कि जो इसके भरोसे के बंदे हैं, जो ट्रेंड बंदे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, वो ऐसे छोटी मोटी बातों पे नाराज होकर नौकरी छोड़कर ना जाए। However, ये रहा नहीं, ये रहा however changes may be made when it is unavoidable, like in case of prolonged illness। मान लो कोई बहुत समय से बीमारी है, कोई बंदा रिटायर हो गया या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चांस नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, इफ अ न्यू एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड देन द एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन टाइम टू सेटल डाउन एंड टू अडेप्ट द न्यू एनवायरनमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। कीवर्ड्स नोट करो ऊपर, फिक्स्ड ड्यूरेशन स्लैश नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ओब्लिक टर्मिनेशंस। जल्दी जल्दी लोगों को ट्रांसफर नहीं करना कि जी
अभी वो बंदा मुंबई में पोस्टेड है, उसको पनिश करने के लिए उठा करके पता लगा झारखंड भेज दिया, ऐसी किसी जगह भेज दिया जहां पर फैसिलिटीज नहीं है। फिर वो बार बार अपनी पूरी फैमिली को उठा करके यहाँ से वहां से यहाँ भटकता रहता है। तो उसने कहा बेकार कंपनी है भाई, बहुत ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस, राइट, यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें इस वाली लाइन में से अगर कुछ नोट करना है पहले पैराग्राफ में से, तो तुम नोट कर सकते हो ड्यू एंड प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट। और तीसरी लाइन से करना है तो ये कर सकते हैं, इट विल ऑल्सो रेज द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। और लास्ट में एक पॉइंट लिख, नेगेटिव इफेक्ट लेजीनेस। नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका? लेजीनेस अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव, एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, बेटर रेप्यूटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंपनी, कि भाई गुडविल बढ़ती है इस कंपनी की जब इसके एम्प्लॉयज टिके रहते हैं तो, राइट। लेस एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके वायलेशन के? अननेसेसरी लेबर टर्नओवर, डिक्लाइन इन रेप्यूटेशन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड वेस्टेज ऑफ कंसिडरेबल टाइम इन लर्निंग न्यू जॉब। एक बंदे ने नया काम सीखा, आपने उसे नौकरी से ही निकाल दिया, भाई क्या फायदा हुआ उसके सीखने का, राइट। ओके, नेक्स्ट चलो ये देखते हैं क्वेश्चंस, या एक बारी पहले सारे कर लेते हैं। चलिए तो हो ही जाएंगे, देख नहीं अभी नहीं होंगे। इसके बाद आ इक्विटी, इक्विटी पे, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इक्विटी का? इक्विटी के बहुत सारे मतलब होते हैं। अगर अकाउंट्स में बात करें तो इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, राइट। वैसे ही इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, और हिंदी बोले तो बराबरी, राइट। बराबरी की भावना, राइट। इक्विटी मतलब बराबरी। तो यहां पर इक्विटी का मतलब है क्या? कि आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किस चीज के रिलेटेड भेदभाव? जेंडर से रिलेटेड, कि ये मेल है ये फीमेल है, राइट। तो कोई मेल एम्प्लॉय को ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है कि नहीं ये तो मेल है तो कर लेगा, ये तो फीमेल है इसके बस की नहीं है। या फिर कोई फीमेल एम्प्लॉय को ज्यादा फेवरेटिज्म कर रहा है कि भाई ये तो लड़की है, और जो बॉस है वो उसको फेवर कर रहा है लड़की को बिना बात का, राइट। इसके अलावा रिलीजियन बेस्ड, कि भाई कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उस बेस पे किसी के साथ अनफेयर या अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। सब लोग जो एक ही पोजीशन के हैं उनको एक जितनी सैलरी मिलनी चाहिए। किसी भी कास्ट रिलीजन के भेदभाव पे उनको ना तो काम देने में, ना अपॉर्चुनिटी देने में, ना रेम्युनरेशन या सैलरी देने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। बंदे को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए। इसके अंदर जो फेमस आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी हर क्वेश्चन में, वो होगी कि किसी मैनेजमेंट ने एक जो बंदा, जो जेन्युइन बंदा था, क्वालिफाइड बंदा, उसको तो नौकरी दी नहीं है, और अपने किसी रिश्तेदार को नौकरी दे दी जबकि उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन थी भी नहीं, राइट। तो इसके अंदर ये वाली केस स्टडी देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, मैं पढ़वाता हूं आपको। इक्विटी इज इक्वल टू जस्टिस ओब्लिक फेयरनेस प्लस काइंडलीनेस। प्लस काइंडलीनेस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करो इसको, कीवर्ड को, काइंडलीनेस। काइंडलीनेस का क्या मतलब है यहाँ पर? कि बच्चे कभी कभार आपको इक्विटी में, देखो अगर मैं मैथ्स में बोलूं तो 1 + 1 = 2 होता है, राइट। 1 + 1 = 2 होता है। यानी कि एक बंदा, मैंने अभी पढ़ाया कि आपको किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करना, राइट। लेकिन एक बंदा मान लो जो गरीब है, राइट, अगर मैनेजमेंट उसको 1000 रुपए सैलरी, 10,000 रुपए सैलरी एक्स्ट्रा भी दे देती है, राइट, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है या वो बेचारा बैकवर्ड, उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही बैकवर्ड है, वहां से उठकर आया है, तो उस केस में अगर थोड़ा बहुत कंपनी किसी को ऊपर नीचे कर लेती है तो वहां पर इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता। तो इट इज नॉट ऑलवेज जस्टिस और फेयरनेस, इट इंक्लूड्स काइंडलीनेस ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, राइट।
दूसरी बात है यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स, कभी कभी आपको फोर्स का भी यूज करना पड़ता है। ये आपको कंफ्यूज करेगा केस स्टडी किससे, डिसिप्लिन से, क्योंकि डिसिप्लिन वाले में भी लिखा होता जुडिशियस यूज ऑफ पेनल्टीज, राइट। Yes. तो केस स्टडी समझाऊंगा। दूसरी बात एक और भी है, छोड़ो इसको छोड़ देते हैं, ये यूजलेस है, मैंने एक बार ही समझाया था, ये कभी काम नहीं आता। अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनैलिटी, राइट। ये तो वो धर्मनिरपेक्षता वाली बात हो गई जो हमारे संविधान में भी लिखी हुई है, राइट। This Yes. principle emphasize kindliness and justice in the behavior of managers towards the workers. तो kindliness वाली बात important है यहाँ पर, right? Yes. This will ensure loyalty, devotion and cordial relationship between the supervisors and subordinates. General सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है यहाँ पर अभी तक। If the management is partial or biased, ये है important, partial और biased, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल पता लग जाएगा इक्विटी। देन एम्प्लॉयज विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। इट मस्ट बी नोटेड, अगर उसने बोला ही है नोट करने के लिए तो नोट कर लेते हैं। फेयोल डज नॉट रूल आउट यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स, ठीक है, तो इस बात को नोट करो। ही ऑल्सो एडवोकेट्स द यूज ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट फॉर लेजी पर्सनल इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ मैनेजमेंट, राइट। Nowadays, MNCs, people of various nationalities work together in a discrimination-free environment. ठीक है, तो यही है। और इसकी जो केस स्टडी है वो है अंकित एंड महेश वर्क इन अ कंपनी एट अ पोजीशन ऑफ हेड क्लर्क। दोनों हेड क्लर्क की पोजीशन पे ही काम करते हैं। बोथ ऑफ देम हैव सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। विद द सेम जॉब प्रोफाइल एंड नेचर ऑफ वर्क, अंकित गेट्स अ सैलरी ऑफ 20,000 रुपए पर मंथ, while Mahesh gets a salary of 23,000 per month as he is a relative of manager। देख यहाँ पर एक और प्रिंसिपल भी जबरदस्ती ठूसा जा सकता है अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो। कौन सा? रेम्युनरेशन, राइट। रेम्युनरेशन में भी यही लिखा है कि आपकी सैलरी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करनी चाहिए। अब इसमें और उसमें फर्क कैसे पता चलेगा आपको? इसमें और इसमें फर्क ऐसे पता चलेगा कि वो बहुत ही ना ब्रॉडर लेवल की बातें करता है, जैसे इंडस्ट्री नॉर्म्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट नॉर्म्स, राइट। इस तरह की बातें वहां पर लिखी है। यहाँ पर दो बंदों के बीच में बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाकर के कंपैरिजन दिया और साथ में ये भी लिख दिया दैट ही इज अ रिलेटिव ऑफ मैनेजर। और यही बात है कि लगाने को मैं रेम्युनरेशन भी लगा सकता हूं यहां पर, लेकिन जिस बच्चे ने थरो स्टडी करी हुई है तो उसको ये बात पता होगी कि ये वाली केस स्टडी कौन से प्रिंसिपल के लिए किताब में फिट करके दी गई है, राइट। रेम्युनरेशन गलत नहीं है यहां पर, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा 100%, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो किताब है एनसीईआरटी या संदीप गर्ग या सीबीएसई की जो आंसर की है वहां पर इसका आंसर इक्विटी होने वाला है, राइट। अब आप किससे जाके बहस करोगे, कोई पॉइंट नहीं है, दोनों में पॉइंट सेम है, लेकिन आपको विद एक्सपीरियंस पता लगेगा ये जो रिलेटिव वाली कहानियां हैं, ये जो दो बंदों के बीच में कंपैरिजन है, ये इसका केस है। मान ले पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती कि फलाना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में 50,000 रुपए दिए जाते हैं और हमारी कंपनी जो है वो 45,000 रुपए दे रही है, तो रेम्युनरेशन का केस बन जाता, क्योंकि वर्ड्स के पीछे का ही सारा खेल है, राइट। In the given case, principle of equity is violated. As per the equity, employees performing similar job should be paid same salary. ठीक है? Yes. ओके, अब आते हैं जरा केस स्टडीज पे। देखो जरा, पहली केस स्टडी में तो आपको एक पिक्चर दे रखी है, आपको पिक्चर से ही देखकर बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है। ये बताओ, टूल किट है, सारे टूल्स लाइन से लगे हुए हैं। फोरमैन कह रहा है मैं खुद भी अवेलेबल हूं विद माय टूल्स इन द वर्कशॉप, कॉन्टेक्ट मी इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन द मशीन। कौन सा है? अरे तो ऑर्डर, ऑर्डर सिंपल सा है,
भाई बंदे भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और टूल किट्स भी सारी की सारी अपनी जगह पर है, राइट? Yes. ओके, नाउअडेज पीपल ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज, देख रहे हैं कीवर्ड ऐसे कैसे उठ के आते हैं, वर्क टुगेदर इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, लाइक इंडिया बॉर्न सुंदर पिचाई इज द सीईओ ऑफ गूगल, आइडेंटिफाई एंड मेंशन एनी टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो पहली बात तो स्टेटमेंट इक्विटी प्रिंसिपल की है, और आपको जो दो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताने हैं वो यही बताने हैं, improve satisfaction and motivational level among the employees, cordial relationship between employees and management, right? Yes. Very good. आज हम बस इसी के प्रिंसिपल्स खत्म करेंगे। फ्योल और टेलर का जो है हम तुम्हारे क्लास के स्कूल पिकनिक से आने के बाद अगले हफ्ते शुरू करेंगे। टोटल 3 क्लासें लगेंगी उसको खत्म करने में, और मतलब 3 क्लासें उसको खत्म करने में लगेंगी, यानी एक सैटरडे संडे, राइट, और एक सैटरडे और एक संडे फिर एक्स्ट्रा और लगेगा हमको इस चैप्टर की शुरुआत की थ्योरी करने में। तो टोटल अब हमें 4 क्लासें और लगेंगी इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है, 2 वीक्स। Yes. नेक्स्ट है क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैज अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ कॉस्ट कटिंग, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज ऑन परमानेंट बेसिस, अच्छा जी, परमानेंट बेसिस पे बंदे नहीं करते हैं, इट स्टार्ट रिक्रूटिंग देम एज ट्रेनीज, ये बंदे को ट्रेनी की तरह ही रिक्रूट करते हैं ऑन टेम्परेरी बेसिस इन ऑर्डर टू अवॉइड इंक्रीमेंट बेनिफिट्स, की जिससे कि बंदा परमानेंट होए ना कभी, और फिर उसको साल दर साल हर बार इंक्रीमेंट ना देना पड़े। तो ये क्या करते हैं, साल भर में बंदे को नौकरी से निकाल देते हैं, राइट, किसी ना किसी बहाने से। इट इमेंसली बेनिफिटेड द कंपनी इन फाइनेंशियल टर्म्स, भाई बहुत फायदा हुआ कंपनी को फाइनेंशियल टर्म्स में, तो क्यों, क्योंकि कॉस्ट बच रही है कंपनी की, राइट, छोटे छोटे बच्चों को हायर कर ले रहे हैं ट्रेनीज को, इंक्रीमेंट देने के टाइम पे भाग जाते हैं। हाउएवर विद इन अ मंथ द ट्रेनीज स्टार्टेड लीविंग द कंपनी, और इस बात से डिससेटिस्फाई हो गए ट्रेनीज ने छोड़ना शुरू कर दिया ड्यू टू फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी। एज अ रिजल्ट जो फाइनेंशियल सेविंग इन्होंने शुरू में करी थी वर स्पेंट इन द प्रोसेस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, और नई रिक्रूटमेंट में वो खर्चा होना शुरू हो गया। Which principle is not observed by the craft industries? Stability of tenure या stability of tenure of personnel. Whether the company continue with temporary job offer? No. ठीक है, to support your answer mention any 3 adverse effects which the company will face in case of frequent turnover. तो एक तो रेपुटेशन खराब होती है, दूसरा खर्चा बढ़ता है, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम होता है, राइट। डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉइज, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो। अब हमारे कितने प्रिंसिपल रह गए, 2 रह गए भाई, और एक तो बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, पहले उसी को निपटा लेते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एस्पिरिट डी कॉर्प्स एक दूसरी भाषा का शब्द है जिसमें एस्पिरिट का नाम है स्पिरिट, ठीक है, और कॉर्प्स का मतलब है कोऑपरेशन, तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन यानी कोऑपरेशन की भावना। तो सारे एम्प्लॉइज में एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, कंपटीशन तो होना चाहिए लेकिन साथ में कोऑपरेशन भी होना चाहिए। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे पहले, तुम्हारे बैच से भी पहले वाले बैच के, तो तुमसे पहले से पहले वाले बैच के, राइट, वो बच्चे क्या करते थे, वो सुबह को मैं पढ़ाने, जब सुबह को जब जैसे 11 बजे मैं रोज सेंटर पे आके बैठ जाता था, और वो सारे बच्चे स्कूल की छुट्टियां होती थी या गर्मियों की छुट्टियों में या कुछ भी करके सुबह सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे सेंटर आ जाते, शाम को तो ट्यूशन आते ही थे, सुबह सुबह 10:30 बजे सेंटर आ जाते थे, और वो सब क्या करते थे, बैठ जाते थे अपनी टीएस ग्रेवाल लेके, राइट, और सारे के सारे जो बैक क्वेश्चंस है वो वहां पर वो करते थे बैठ के, और एक दूसरे के साथ उनका सॉलिड कंपटीशन था। मतलब पेपर के टाइम जब मैं टेस्ट लेता था तो वो लोग लड़ पड़ते थे मेरे से, जबरदस्ती अपने टेस्ट मेरे सामने चेक करवाते थे अपने सामने, और फिर एक एक बंदा एक एक नंबर के लिए ऐसा होता था जैसे एक दूसरे का खून कर देगा, राइट, सर इसको इतने क्यों दिए, उसको उतने क्यों दिए, मेरे को फालतू क्यों नहीं दिया, इसका आधा नंबर क्यों काट दिया, मेरा क्यों काट दिया। लेकिन जब वो पढ़ते थे तब भाई उनके अंदर जो भावना थी कोऑपरेशन की, वो ऐसे थी कि वो मेरे पास तक तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं था, राइट, उनमें 2-3 बच्चे थे, करण था, अनन्या थी, रिद्धिमा थी, वो लोग हर बच्चे का क्वेश्चन जा जाके सॉल्व करके आते थे कि ला मैं सिखाऊं तेरे को। उससे उनको 2 फायदे होते थे, एक तो वो खुद उनका स्ट्रांग हो जाता था कॉन्सेप्ट, राइट, और दूसरे बच्चों को भी सीखने को मिल जाता था, क्योंकि मैं किस किस की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, राइट।
तो इसको बोलते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स की कोऑपरेशन की भावना। और टीम लिखा हुआ यहाँ पर, टीम एक शब्द है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं लेकिन इन्होंने बना रखा है कि टीम की फुल फॉर्म क्या होती है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर सब लोग मिलके साथ में काम करेंगे तो हर कोई ज्यादा अचीव करेगा। ठीक है, अब यहां पर कौन से वाले पॉइंट से कंफ्यूजन आती है, ध्यान से देखा जाए तो हमने पढ़ा था, यही सेम लाइन हमने पढ़ी थी उधर, कौन से प्रिंसिपल में, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट में। वहां पर भी यही बात लिखी हुई थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो हर कोई बड़ा होएगा, राइट। ठीक, देखो कीवर्ड्स क्या है, आई को रिप्लेस से वी, आई को वी से रिप्लेस कर देना चाहिए, आई की भावना नहीं होनी चाहिए, वी की भावना होनी चाहिए। तो आई और वी, सीधी केस स्टडी मिलेगी आपको कि फलानी कंपनी ने आई के एटीट्यूड को वी के एटीट्यूड से रिप्लेस कर दिया, राइट। मैं की जगह हम। टीम, हार्मनी, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं, राइट। नोट कर लेना सारे कीवर्ड्स, ठीक है। According to this principle, management should promote a team spirit of unity and harmony among the employees. Management should promote feeling of team spirit among the employees, especially in the large organization, because otherwise objectives would be difficult to realize and there will be loss of coordination. ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है खास। Production is a team, right? वर्क, आगे लिखा हुआ है टीम वर्क एंड रिक्वायर्स फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। यहाँ प्रोडक्शन नहीं, मैनेजमेंट होना चाहिए, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन हिज कॉन्वर्सेशन। मैनेजर जो है ये उसके एटीट्यूड का चेंज है, राइट। जब वो बात भी करे तो आई करके बात ना करे, वी करके बात करनी चाहिए, राइट। In his conversation to give rise to a spirit of team spirit, it will develop an atmosphere of mutual trust, हमने ऊपर नोट कर लिया, and belongingness among the team members and will minimize the need of use of penalties. ठीक है, example क्या है, if a department has to achieve a target, then according to this principle it is the duty of each member of the department to ensure the target is achieved. अच्छा, even if any member is unable to fulfill his individual target, it means that employees should not concentrate only on achieving their individual target. मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। जो फेमस केस स्टडी मिलेगी आपको इसके अंदर वो यही मिलेगी, क्या कि एक एम्प्लॉय था सेल्समैन, उसको मंथली टारगेट मिला था 30 वाटर प्यूरिफायर्स बेचने का, राइट। एग्जाम्पल सारे जितने भी होंगे पीछे ऐसे ही मिलेंगे आपको, वाटर प्यूरिफायर, कूलर, ये वो फलाना ढिमकाना। उसने 25 दिन तक रोज काम किया और वो टोटल मिला करके फॉर एग्जांपल 27 वाटर प्यूरिफायर्स बेच पाया, राइट। और उसके बाद उसको धूप में घूमते घूमते गर्मी लग गई, वो बीमार हो गया, उसकी मां मर गई, ऐसे ऐसे करके मिलेगा, राइट। तो बचे जो 3 वाटर प्यूरिफायर, उसकी जिम्मेदारी उसके टीम मेंबर्स ने ली और मिल करके वो बचे हुए तीनों वाटर प्यूरिफायर्स बेच दिए और उसकी हेल्प करी, राइट। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, है आसान सा लेकिन मैं लास्ट में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये केस स्टडी देख ले क्या, ये तो हो गई थी कल हमारी एडवर्टाइजमेंट वाली, ये रही वो वाटर प्यूरिफायर वाली जो मैं बता रहा था, वो ये रही, देख। अ सेल्स मैनेजर असाइंड अ टारगेट ऑफ सेलिंग 40 वाटर प्यूरिफायर्स to a group of 10 sales executive. They mutually decided to sell 4 purifier each. सबने सोचा 4 बेचेंगे तो 40 हो जाएंगे। However, after selling 1 purifier, Kshitij, one of the sales met with an accident. उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। The other sales executive did not pay attention. Oh, ठीक है, to remaining target of Kshitij and concentrated on their individual. At the end of the month, only 37 purifiers could be sold. तो कौन सा प्रिंसिपल इन बेवकूफों ने वायलेट किया यहाँ पर, एस्पिरिट डी कॉर्प्स का, ठीक है ना। अब आता है बच्चे आपका आखिरी प्रिंसिपल, स्केलर चेन। स्केलर चेन, ध्यान से, कुछ है नहीं, सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। स्केलर चेन में क्या लिखा हुआ है भाई, कि जो मैनेजमेंट का जो लेवल्स है ना, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके बाद इनके पास हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
और परचेज डिपार्टमेंट, राइट। तो ये हो गए मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनके नीचे और एम्प्लॉइज हैं, इनके नीचे और एम्प्लॉइज हैं, राइट। तो स्केलर चेन क्या बोलती है? स्केलर चेन बोलती है अगर इस लेवल के एम्प्लॉय को इधर कोई बात पहुंचानी है तो ये नहीं कि डायरेक्ट उठ के यहां चल दिया जी टॉप मैनेजमेंट के पास, राइट। Yes. इसको क्या करना पड़ेगा? एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। चेन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं इसको, चेन ऑफ अथॉरिटी या चेन ऑफ लेवल या चेन ऑफ हायरार्की, कि भाई ये अपनी बात यहां पहुंचाएगा, फिर ये अपनी बात यहां पहुंचाएगा, और फिर ये बात यहां पहुंचेगी अगर यहां पहुंचाने लायक होगी। वरना क्या होगा? हर छोटा बंदा मुंह उठा करके सीधा टॉप मैनेजमेंट के पास चल देगा, राइट। Yes. सिमिलरली अगर इस बंदे तक कोई बात पहुंचानी है, राइट, इस बंदे को इस बंदे तक भी कोई बात पहुंचानी है, तो क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि इसने यहां से यहां डायरेक्ट इसको देखो। अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। जब हम कम्युनिकेशन लीडरशिप डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो वहां पर तो लोग दोस्त होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग बाहर कैंटीन में खाना भी साथ में खाते हैं, चाय भी पीते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग सुट्टा भी मारते हैं, मिलते रहते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्त होते हैं, एक ही कैब में घर जाते हैं, राइट। Yes. तो वहां पर तो ये इसको अंदर की कोई भी बात बता सकता है, इससे डिस्कस कर सकता है, पता हमारा बॉस ये बता रहा था, हमने तो ऐसा प्लान किया, हमने तो वैसा प्लान किया, राइट। लेकिन फॉर्मली ये और ये बंदा ये ऐसा बोलता है, कौन? फेयोल बोलता है, ठीक है। फॉर्मली ये इस बंदे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? डिसिप्लिन खराब होता है कि यहां की बात बिना बात के यहां तक पहुंच गई, राइट। Yes. तो यहां पर अगर कोई सजेशन या चीज पहुंचानी भी है तो वो पहले यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी। अगर इस बंदे को लगता है कि नहीं ये बात बेकार की है, तुम्हारा सजेशन यूजलेस है, तो वो यहीं पर ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसको लगता है हाँ काम का है, तो वो ऊपर पहुंचाएगा इस बात को, फिर यहां से यहां बात आएगी, फिर यहां से यहां बात आएगी, और फिर यहां से यहां बात जानी चाहिए, ठीक है। Yes. अब तू समझदार है, खुद ही बता कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है? Yes. डिसिप्लिन। और इसका एक नुकसान क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि छोटी सी बात है और इतने लंबे तरीके से इसको वहां पहुंचाना पड़ रहा है। तो क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो फेयोल ने इसका एक एक्सेप्शन दिया। फेयोल ने बोला कि कभी कभार इमरजेंसी के केस में सिर्फ इमरजेंसी के केस में आप इस रूल को ब्रेक कर सकते हो और यहां पर एक डायरेक्ट फट्टा लगा सकते हो। फट्टा हिंदी में क्या बोला? फट्टा। फट्टा समझती है? फट्टा समझती है ना हिंदी में? लकड़ी। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैंक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लैंक। तो आप उसका पूरा नाम है गैंग प्लैंक, ठीक है। तो आप कभी कभार सिर्फ इमरजेंसी के केस में कि बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है कि भाई हमें बोलना है कि भाई हमारी मशीन जो है वो, कुछ फैक्ट्रीज में क्या होता है मैं बताता हूँ। कुछ फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो कुछ मशीनें ना कंटिन्यूअस चलती रहती है। मतलब ये कि अगर उन मशीनों को एक बार बंद कर दिया जाए, राइट, तो उनको दोबारा रीस्टार्ट करने में इतना खर्चा करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, समझे। जैसे मान लो कोई बॉयलर है जो हर टाइम उबलता रहता है जिसमें, ठीक है। तो अगर वो एक बार ही ठंडा पड़ गया ना तो उसको दोबारा से स्टार्ट करने में कभी कभार एक एक दो दिन का टाइम भी लग जाता है, और उसको दोबारा उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए इतना फ्यूल जलाना पड़ता है कि कोई फायदा ही नहीं होता, नुकसान हो जाता है, राइट। ऐसी कुछ फैक्ट्रीज होती है, राइट। अब मान लो ये जो डिपार्टमेंट है, जो फर्नेस जिसने जला रखा है और उसको दिख रहा है कि पीछे भाई माल खत्म हो गया, और अगर माल नहीं पहुंचा जल्दी से हमारे पास तो या तो ये फर्नेस बिना बात के जलता रहेगा 2 दिन, या हमने इसको बंद कर दिया तो इसको दोबारा चलाने में 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट का इंतजार ना करते हुए बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे को बोल सकता है कि भाई जल्दी हमको सामान भिजवाओ वरना फर्नेस बंद करना पड़ जाएगा, राइट। लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन लगाई है उसने कि गैंग प्लैंक अगर आपको यूज करना है तो जो 2 मैनेजर्स आपस में बात करेंगे ना,
वो एक ही लेवल के होने चाहिए। ये नहीं है कि ये बंदा उठ के यहां चला गया प्लैंक लगा करके, या ये बंदा उठ करके यहां चला गया प्लैंक लगा करके। प्लैंक अगर लगाने की जरूरत भी पड़ी तो सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स पे प्लैंक लगेगा। आई बात समझ में? बस इतना ही प्रिंसिपल है, कहानी ज्यादा लंबी है कुछ नहीं प्रिंसिपल के अंदर। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to this principle, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates। ठीक है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी है जो टॉप टू बॉटम रन कर रही है। जैसे कि टॉप लेवल ये रहा, बी पे लिखो मिडिल लेवल, सी पे लिखो ऑपरेशनल लेवल और डी पे हो गए वर्कर्स। ठीक है, इधर से मिडिल लेवल हो गया, इधर से ऑपरेशनल लेवल हो गया, इधर से हो गया वर्कर्स। ठीक है, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। बस इस चेन को स्केलर चेन कहते हैं। जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी ड्रॉ करके दी गई है ना पेपर पे, इसको स्केलर चेन कहते हैं। इट स्टेट्स द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये बताती है, ये बाकायदा ड्रॉ होती है पेपर पे, ऑर्गेनाइजेशन में लिखी होती है। ठीक है, जैसे एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है। अभी जैसे ये और जिस सोसाइटी में मैं हूं ना, अभी मैं है, अभी मैं तेरे को अगर बाहर जाके इसके रिसेप्शन से फोटो खींच के भेजता हूँ, इसके रिसेप्शन के पीछे कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड नहीं, वो जो पिन बोर्ड होता है जो तुम्हारे स्कूलों में लगा होता है ना, उस पिन बोर्ड पे ना एस्केलेशन मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि अगर आपको इस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी शिकायत है तो अलग अलग बंदों के नंबर लिखे हुए हैं। तो आप सबसे पहले किसे फोन करोगे? अगर वहां से आपकी बात नहीं बनती है तो किसे फोन करोगे? वहां से बात नहीं बनती है तो किसे फोन करोगे? और फिर आप टॉप पे जाओगे। ये इतनी बड़ी सोसाइटी है महागुन माईवुड्स, राइट? 6000 फ्लैट्स हैं। ये गौर सिटी या महागुन वालों ने बनाई है। मान ले यहाँ पर अभी पानी नहीं आ रहा मेरे वॉशरूम में, तो क्या भाई मैं महागुन के मालिक को फोन कर दूंगा क्या उठा करके? नहीं, मैं किसको करूंगा? यहाँ पर जो भी स्टाफ है, जो इन सब चीजों को हाउसकीपिंग स्टाफ देखता है, उनको फोन करूंगा। मान ले मैं आज सुबह यहाँ सेंटर पे पहुंचा और यहाँ मेरे सेंटर के बाहर फॉर एग्जाम्पल एक चूहा मरा पड़ा है, राइट? तो भाई यहाँ पर जो स्टाफ है, जो सफाई वाला स्टाफ है, जो पार्किंग वाला स्टाफ है, जो रिसेप्शन पे लेडी बैठी हुई है गार्ड, मैं सबसे पहले उसी के पास जाऊंगा ना एस्केलेशन मैट्रिक्स लेके अपना, या डायरेक्टली सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके का एस्केलेशन चार्ट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन किससे बात कर सकता है। It states a superior subordinate relationship and authority of superiors in relation to subordinates at various levels. Scalar chain is crucial to ensure unity of command. समझे? unity of command आपने पढ़ रखा है ना, तो इसमें इसीलिए है कि भाई ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये इसी से इसको ऑर्डर मिलेगा, इससे, राइट? ये इसी का ऑर्डर फॉलो करेगा। ये किसका ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा? अगर बी इसको डायरेक्ट, जबकि बी तो सी का भी बॉस है, लेकिन अगर बी इसको डायरेक्ट ऑर्डर दे दे या ए इसको डायरेक्ट ऑर्डर दे दे, तो ये डर के मारे करने को काम कर दे, रिस्पेक्ट में कि भाई टॉप मैनेजर ने बोला है, लेकिन इसकी कोई चेन ऑफ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कहेगा सर मैं पहले सी का काम करूंगा ना, जो मुझे सी ने दे रखा है, या आपका काम करना शुरू कर दूं बी का, तो बी बोलेगा भाई तू मेरा काम कर, मैं सी से खुद बात कर लूंगा। वो कहेगा लिख करके दे दो, तब तो बात बनती है। लेकिन उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? सी को है। और ये तो बी और ए की बात रही, पता लगा भाई ये आ गया उठ के इसके पास कि पहले मेरा काम कर दे, तो तू खुद सोच सकती है कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक हो जाएगा और सी इसकी बैंड बजा देगा अगर इसने काम पूरा नहीं किया तो, राइट? समझ में आ रही है ना बात? Scalar chain is crucial to ensure unity of command and effective communication in the organization. बच्चे यहाँ नोट करो, इट इज अ प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो अगर आपसे कोई पूछे आता है पेपर में विच प्रिंसिपल इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो स्केलर चेन उसका आंसर होगा, राइट? ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं, देख रही है, ये कहीं नहीं लिखी हुई किताब में, लेकिन ये हमने कहां से निकाली है? ये हमने क्वेश्चंस से निकाली है कि क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर ऐसे, राइट? नेक्स्ट, इस डायग्राम को देख ले, ये गैंग प्लैंक है, फट्टा जो लगा रखा है इन्होंने, और इसमें ऊपर साफ साफ लिखा है डी एंड एच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, और उसमें भी क्या है? आफ्टर इन्फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर।
तो डी और एच आपस में बात कर सकते हैं, और वो भी पहले अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को बताएंगे और फिर बात करेंगे, ये नहीं कि बस गए और बात करके आ गए, राइट? Yes. ओके, आगे पढ़ो। बड़ा है ये प्रिंसिपल थोड़ा, इसीलिए मैंने लास्ट में करा है। According to Fayol, this chain should not be violated in normal course of formal communication. Normally तो नहीं तोड़नी चाहिए। That is, अगर D को A से कोई बात करनी है तो उसको पहले C से बात करनी चाहिए, फिर C B से बात करेगा और B फिर A से बात करेगा। However, ये नोट करने वाली बात है, however, in case of urgency, Fayol permitted a shortcut known as gangplank. Gangplank के ऊपर क्वेश्चन आता है, what is gangplank? 1 नंबर का आ जाता है, तो आप लिखोगे gangplank is a shortcut way in the scalar chain so that one subordinate can directly talk to another subordinate of another department. However, he should inform his immediate superior before the communication. ये language एक लाइन का आंसर, full marks. Gangplank allows direct communication between two employees of the same level without following the scalar chain, right? However, they can directly communicate with each other after informing their respective supervisors. This is the shorter route and has been provided that communication so that the communication is not delayed, right? Yes. In case of gangplank, it must be noted, देखो फिर वही वाली बात लिखी हुई है कि it must be noted that the concept of gangplank is possible only for the employees for equal rank or same level, right? Yes. हरीश एक सुपरवाइजर है, हैज टू पास सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द वर्कर करंट वर्क टू डायरेक्टर को बताना है इसको, एंड टू महेश सुपरवाइजर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट. नाउ हरीश कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद करण एंड ही विल हैव टू फॉलो द स्केलर चेन. हाउएवर ही कैन टॉक टू महेश थ्रू द गैंगप्लैंक टू अवॉइड डिलेज, राइट? एडवांटेजेस क्या है? ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसमें. Clear lines of authority and responsibility relationships, better relationship between subordinate and superior due to absolute respect of authority, unity of command due to no confusion of dual order. देखो ये confusion क्या करता है, आपको confuse नहीं होना यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि वैसे भी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, राइट? चिंता करने की बात. इंफॉर्मेशन में नॉट फ्लो इन ऑर्डरली डायरेक्शन और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट बी क्लियर. अगर ये नहीं होगा तो अनहेल्दी रिलेशंस होंगे और लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होगी. इसकी कोई केस स्टडी है हमारे पास? फिलहाल इसकी कोई केस स्टडी हमारे पास मुझे तो नहीं दिख रही, ठीक है ना? तो आपको बैक क्वेश्चंस में इसकी केस स्टडी मिलेगी. फिलहाल कोई केस स्टडी नहीं है इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो ठीक है. Yes. तो यहाँ तक हमारे जो है फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे, राइट? Yes. तुम्हारी जो नई बुक है उसके अंदर देखो, मेरी पुरानी बुक में क्या है, पूरा चैप्टर एक बारी में होता है एक साथ, ठीक है? और उसके बाद सारी केस स्टडीज एक साथ होती हैं, ठीक है? लेकिन जो तुम्हारी जो नई बुक है ना, मुझे पता है ये बात क्योंकि पिछले साल